अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे तरीकों की जिनकी सहायता से आप अपना जो स्टॉक मार्केट में नुकसान है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मेरा 10 लाख नुकसान हो गया, मेरा 20 लाख नुकसान हो गया। आप उनसे पूछेंगे कि आपका निवेश कितने का था। उनका निवेश मान लीजिए 30 लाख का और उस पर वो 15 लाख का नुकसान उठा चुके हैं, 50% नुकसान। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नुकसान के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। स्टॉक मार्केट में अगर आप मुनाफे की उम्मीद करते हैं तो आपको अपने नुकसान पे भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फाइनेंशियल प्लानर्स और मार्केट के जानकार हमेशा आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने नुकसान पे नियंत्रण रखिए और नुकसान को एक लिमिट के बाहर मत जाने दीजिए। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो कहने के लिए ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने स्टॉक 100 रुपये का लिया तो मैं इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा लूँगा 95 रुपये पे। लेकिन मार्केट में जो है ग्रीड एंड फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, आपको ये लगता है कि ये गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। उस चक्कर में काफ़ी लोग उस स्टॉक को नहीं बेचते जब उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे 7 तरीकों की चर्चा करेंगे जो आपको एक डिसिप्लिन होने में मदद करेंगे और जिनकी सहायता से आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको अब अपना जो लॉस है उसको कंट्रोल करना है और अब ये पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे अब आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं उठा सकते। ये जानने में, आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जो ये 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो पहले नंबर का जो पॉइंट है उसको जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 7वें नंबर का पॉइंट है इस वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये जो मार्केट में आपको सलाह दी जाती है वो पॉइंट उसके टोटली विपरीत है। क्यों विपरीत है मैं आपको उसका कारण भी बताऊंगा, पर 7वें नंबर का पॉइंट सबसे मेजर कारण होता है कि जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो 7वें नंबर का पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा और चर्चा करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है स्टॉप लॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक को आप खरीदें या म्यूचुअल फंड को भी आप खरीदें, किसी भी निवेश में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, उसकी कोई डेफिनेशन ऐसा स्टैंडर्ड आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो यहाँ डेफिनेशन का मतलब है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक स्टॉक लिया और उसका आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है वो ये होता है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। कि कुछ स्टॉक्स होते हैं वो दिन में शायद ½ ऊपर नीचे होते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस। कुछ स्टॉक होते हैं वो 1% ऊपर नीचे होते हैं। कुछ स्टॉक आपने देखा होगा वो 4-5% आराम से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप एक सेम स्टैंडर्ड नहीं रख सकते स्टॉप लॉस का। जो भी आप स्टॉक खरीदें, आपको हर स्टॉक का एक अलग तरीके से उसका स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। उसके लिए आप पिछले 30 दिन की स्टॉक मूवमेंट आप चेक करिए और उसमें देखिए कि डेली उसका कितना जो है वो कितना वॉलेटाइल रहता है, ये स्टॉक कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। तो उससे आपको एक रेंज मिल जाएगी। अब मान लीजिए वो रेंज है 2%, तो अब 2% रेंज है तो उसमें आप अपना गेन भी फिक्स कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, उसका स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने से पहले। तो गेन मान लीजिए आपने देखा कि स्टॉक दिन में 2% ऊपर नीचे होता है और मैं इस स्टॉक में उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 3 महीने या 6 महीने में मुझे 10% या 15% रिटर्न मिल जाएंगे। अगर मैंने 15% रिटर्न फिक्स कर लिए तो अब मुझे उसका जो स्टॉप लॉस है, अब क्योंकि वॉलेटिलिटी उसमें 2% की है, ऊपर नीचे हो सकता है वो दिन में, तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो गेन का 1/3 हिस्सा होगा। तो अगर इस स्टॉक में मैं 15% गेन की उम्मीद कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 5% इसमें लॉस उठाने को तैयार हूँ। तो नॉर्मली ये जो 1/3 वाला फॉर्मूला है ये लगभग काफ़ी केसेस में एप्लीकेबल होता है, पर हर जगह नहीं होता क्योंकि यहाँ स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है वो 2% के आसपास है। तो आप अगर कोई स्टॉक चयन भी करें किसी स्टॉक का तो आप उसमें देखें कि 2% से ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, और 2% भी मैं एक हायर साइड पे बोल रहा हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं हमेशा जो भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो नॉर्मली 1% के आसपास होती है। तो 2% उस केस में कि जहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए 1% वॉलेटिलिटी है और उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं 10% गेन इसमें लेना चाहता हूँ इस स्टॉक से, तो वहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 3% के आसपास होगा, 3.5% के आसपास होगा, जो कि 1/3 होगा 10% का। लेकिन जो ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो शायद जितना आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका आधा रखना पड़े, या कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जितना आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही आपका स्टॉप लॉस हो। तो मान लीजिए मैं 15% गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 15% ही उसमें स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हो, दिन में 6-7% ऊपर नीचे होता रहे। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तब एप्लीकेबल होता है जब आप मुनाफे में चल रहे हो किसी स्टॉक में। तो मान लीजिए जब आपने निवेश किया, आपने उस समय उसका जो स्टॉप लॉस है स्टॉक का 5% रखा, तो यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो अब मान लीजिए मेरे को 10% आज के डेट में फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूँगा 5%। तो ये ज़रूरी है अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही कार्य होता है कि वो आपके मुनाफे को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग लेते हैं स्टॉक, ऊपर भी जाता है, मुनाफा भी होता है, लेकिन वो वापस फिर उसी लेवल पे आ जाता है, नुकसान में चला जाता है, तो लोग मुनाफा बुक नहीं करते। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या है कि आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक मैंने लिया और मैंने सही निर्णय लिया और वो स्टॉक 15% इस समय ऊपर चल रहा है, और मैंने उसका जो उस समय स्टॉप लॉस लगाया था निवेश के समय 5% था, तो अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 5% होगा। तो अब 15% ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर ये नीचे गिर के मेरा मुनाफा सिर्फ 10% रह जाता है तो मैं उस स्टॉक को बेच दूंगा। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए, ताकि आप अपना मुनाफा सही समय पे बुक कर सकें। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है कि एक समय आपको जो स्टॉक 25% मुनाफा दे रहा है वो आपको शायद कभी कुछ समय बाद नुकसान में बेचना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो निवेशक है जब वो ऊपर जा रहा होता है उसको लगता है कि उसका निर्णय सही बैठा, और अब जो ये थोड़ा सा नीचे आया है तो ये टेम्परेरी आया है। वो कई बार टेम्परेरी नहीं होता, कई बार उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही आप अपना मुनाफा बुक कर लें और उस स्टॉक को बेच दें। हाँ, हो सकता है अगर वो फिर नीचे आए और आपको लगे कि अब ये फिर ऊपर जाएगा, आप उसको दोबारा परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट कर सकें। अब तीसरा पॉइंट आता है एंट्री पॉइंट, कि आप स्टॉक में निवेश किस समय करें। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप मार्केट की दिशा का भी अंदाज़ा लगाइए, उसका अनुमान लगाइए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। तो मान लीजिए अगर मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया कि मुझे इसमें निवेश करना है, तो एंट्री पॉइंट के लिए मैं क्या एनालिसिस करूँगा? एंट्री पॉइंट के लिए मैं ये एनालिसिस करूँगा कि इस समय मार्केट का लेवल क्या है। तो मुझे सबसे पहले अनुमान लगाना पड़ेगा कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। अगर मान लीजिए इस समय मार्केट पी रेशो 25 पे ट्रेड कर रही है, तो मैक्रो लेवल पे मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप निवेश मत करिए, पर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक की जो प्राइस की दिशा है और मार्केट की जो दिशा है वो दोनों एक साथ रहती हैं या अपोजिट होती हैं। तो उसके लिए आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा जहाँ पे उन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये जो एनालिसिस है ये ऑनलाइन भी मिलता है, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो रेशोज़ हैं वो ऑनलाइन दिखेंगे, लेकिन मैं उन रेशोज़ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप हिस्टोरिकल बेसिस पे इस चीज़ को कैलकुलेट करिए। हिस्टोरिकल मतलब कि आप पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल का डेटा निकालिए और उसके अंदर आप चेक करिए कि मार्केट में जब पास्ट में करेक्शन हुई तो ये स्टॉक कितना गिरा या कितना प्रतिशत नीचे आया, और
उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई तो ये कितना प्रतिशत ऊपर गया। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रतिशत की बात कर रहा हूँ कि जब मार्केट 20% गिरी तो ये स्टॉक कितना प्रतिशत गिरा, और अगर मार्केट ऊपर आई तो ये स्टॉक कितना ऊपर आया। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इस स्टॉक में एंट्री किस समय करनी चाहिए, कि जब मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या जिस समय मार्केट स्टेबल है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि स्टॉक ए मैंने लिया, तो अगर मार्केट 20% नीचे गई और वो स्टॉक 40% नीचे गया, और मार्केट 20% ऊपर आई तो वो स्टॉक जो है वो 30% ही ऊपर आया, तो वहाँ पे हमेशा आपको नुकसान होने की ही संभावना रहेगी उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि जितना मार्केट नीचे गई वो उससे ज़्यादा नीचे चला गया, और जितना मार्केट ऊपर आई वो शायद उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो अगर आप इस तरह से जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है उस समय का अगर आप डेटा लें, मैं आपको रीसेंट पास्ट डेटा लेने के लिए नहीं कह रहा, अगर आप उस समय का डेटा लें जिस समय मार्केट में भारी उतार चढ़ाव हुए थे पिछले 2 या 3 बार, उस समय स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया था, कैसे परफॉर्म किया था, तो उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि स्टॉक को लेने का फ़ायदा है या किस समय आपको फ़ायदा है उस स्टॉक को लेने में। अगर आपका एंट्री पॉइंट सही रहेगा तो आपका यहाँ पे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, और आप किसी भी रेशो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते जो आपको बताए जाते हैं, क्योंकि उन रेशोज़ को कैसे कैलकुलेट किया गया है, क्या किया गया है उनकी रेशोज़ की कैलकुलेशन में, वो आपको शायद इतना जानकारी नहीं हो। तो यहाँ पे आप अपना खुद का रेशो करिए, मार्केट और उस स्टॉक की मूवमेंट के बीच में जो प्रतिशत है वो उसका कोरिलेशन निकालने की कोशिश करिए, और आपको उससे मालूम पड़ जाएगा कि जब मार्केट इस लेवल पे है तब मुझे इस स्टॉक में एंटर करने का फ़ायदा है, या इस समय मार्केट में जो कंडीशन है इस समय ये राइट समय नहीं है इस स्टॉक में निवेश करने का। तो कुछ स्टॉक्स में आपको परफेक्ट रिलेशन मिलेगी अगर वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से ही चलते हैं, मार्केट 20% ऊपर वो भी 20% ऊपर, उस केस में आपको रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप उसमें किसी इंडेक्स ETF या इंडेक्स फंड में भी आप पैसा डाल लेंगे तो आपको जो मार्केट के बराबर का रिटर्न मिल जाएगा। तो मार्केट की दिशा का भी अंदाज़ा लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ स्टॉक का क्या कोरिलेशन है मार्केट की दिशा के साथ उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे ही आप एक सही एंट्री पॉइंट फाइंड आउट कर सकेंगे। अब चौथा आता है एग्जिट पॉइंट। तो जिस तरीके से हमने एंट्री पॉइंट देखा उसी तरीके से आपको एग्जिट पॉइंट भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एग्जिट पॉइंट निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब मार्केट अपने बॉटम से, पिछले बॉटम से मान लीजिए 15% ऊपर है, तो ये स्टॉक पिछले 2 बार जब ऐसा पॉइंट आया था तो ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट अगर अब इतना ऊपर है तो अब ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो उसमें भी आप एक कोरिलेशन अगर आप निकालेंगे, और आपको ये थोड़ा एनालिसिस डिटेल में करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा एनालिसिस कर लेते हैं और मैप कर लेते हैं कि मार्केट की मूवमेंट के साथ इस स्टॉक की क्या मूवमेंट रहती है, अगर मार्केट 3% बढ़ती है तो ये स्टॉक उस लेवल पे कितने प्रतिशत ऊपर जाता है, तो आप अगर इस तरह से प्लॉट कर लेंगे पिछले 2 बार की मार्केट मूवमेंट के हिसाब से या 3 बार की मार्केट मूवमेंट के हिसाब से, तो आपको एक बहुत अच्छा और काफ़ी रिलायबल आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक में एग्जिट करने का समय कब होता है या एंट्री करने का समय कब होता है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा। तो यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से आप एनालिसिस करिए, ना कि किसी रेशो के हिसाब से। और इसके लिए पिछले 2 या 3 बार का जो मार्केट में उतार चढ़ाव आए थे, बड़े वाले उतार चढ़ाव, जैसे मार्केट 9000 से 7700 पे चली गई थी और 7700 से अब फिर 9300 पे चली गई, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनको आप अपने एनालिसिस में इंक्लूड करिए, और उसके बाद इन मूवमेंट्स के हिसाब से आप अपने स्टॉक की मूवमेंट को कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन के लिए मैप करें, पर यहाँ पे आप प्रतिशत में करिए कि जब मार्केट अब 1% ऊपर होगी तो स्टॉक कहाँ था, अपने बॉटम से या अपने लोएस्ट लेवल से, या जिस समय मार्केट बॉटम पे थी उसके लेवल से स्टॉक अब कितने प्रतिशत ऊपर है या नीचे है। तो हो सकता है कि काफ़ी केसेस में आपको ऐसा
ऐसा लगे कि मार्केट अपने बॉटम से 2% ऊपर आ गई पर स्टॉक अभी भी सिर्फ 0.5% ऊपर है, तो जो स्टॉक एटलीस्ट मार्केट के लेवल को फॉलो नहीं कर रहा वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही निवेश ना करिए। और अगर कोई स्टॉक आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है और वो मार्केट के लेवल को आप फॉलो नहीं कर रहा, मान लीजिए मार्केट इस समय 40% ऊपर है और जिस स्टॉक में आपने निवेश किया हुआ है वो सिर्फ 32% ऊपर है और पिछले मूवमेंट्स के हिसाब से आपका अंदाज़ा था कि ये 45% ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, वहाँ पे आप उस स्टॉक में से निकल जाइए। तो यहाँ पे जो इन 2 पॉइंट्स में मैंने आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में बताया, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपना जो है मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए और अपने लॉस को नियंत्रण में रखिए। लॉस को यहाँ पे नियंत्रण रखने का मतलब ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका स्टॉक भी ऊपर जाएगा। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपका स्टॉक हो सकता है तब नुकसान में जा रहा हो। तो ये जो एक ब्रॉड पैरामीटर लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हर चीज़ ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्टॉक्स उस समय आपको नुकसान में भी दिखेंगे। तो कहीं आपने किसी ऐसे स्टॉक में तो निवेश नहीं किया कि जो मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन आपका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक में निवेश किया है तो उसके अंदर आपका एग्जिट पॉइंट आपको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी समय उस स्टॉक से निकल जाइए और किसी और स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए और यहाँ पे आपको मदद मिलेगी अपना जो लॉस है उसको नियंत्रण करने में। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट आता है कि आप सेल सिग्नल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और ये सेल सिग्नल्स आपको काफ़ी पहले मिलने शुरू हो जाते हैं जब स्टॉक में एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट होती है। तो ये सेल सिग्नल्स क्या होते हैं? ये सेल सिग्नल्स होते हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, उनके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए हैं, तो एकदम हो सकता है कि आपको नी जर्क रिएक्शन ना मिले, पर उसमें क्या होता है कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो रिजल्ट्स को देखते रहते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मे बी हो सकता है सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है उस स्टॉक के लिए, तब भी वो उसमें निवेश बनाए रखते हैं। जैसे टेलीकॉम स्टॉक्स हैं, टेलीकॉम स्टॉक्स में एक स्टॉक ऐसा है जो मार्केट लीडर का है जिसमें जो बड़े निवेशक हैं अभी भी उनका निवेश उसके अंदर बना हुआ है। उनको ये उम्मीद है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो ये स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि वो आपको बहुत स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स ना जनरेट करके दे, पर क्योंकि वो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पे निवेश जारी है। लेकिन उसी सेक्टर का एक और स्टॉक है, उसके अंदर क्या है कि उसका जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेकार आते हैं और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डाउटफुल रहती है, तो वहाँ पे कोई भी निवेश नहीं करना चाहता और वो स्टॉक किसी समय में काफ़ी बड़े मुनाफे में होता था। तो सेल सिग्नल ये होते हैं कि अगर आप मान लीजिए हर क्वार्टर का उसका जो रिजल्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, तो जिस क्वार्टर में आप एक क्वार्टर में आपने देखा कि इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, मे बी आपको जानना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो हमेशा रिजल्ट के बाद बताती है कि अगर हमारी ये परफॉर्मेंस रही तो किस लिए रही। अगर आपको लगे कि टेम्परेरी फैक्टर्स हैं तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि अब ये परमानेंट फैक्टर्स हैं, कंपटीशन हाई है और आने वाले समय में कंपनी खुद ही बताएगी कि हमारा अनुमान है कि हमारे प्रॉफिट कम होने की उम्मीद है, जैसा कि अभी आईटी सेक्टर में जो हो रहा है। आईटी सेक्टर में सभी कंपनीज जो हैं वो बियरिश हैं आगे बिजनेस सेंटिमेंट्स को लेके। तो ये एक सिग्नल होता है, सेल सिग्नल है कि अब आप आईटी स्टॉक से निकल जाइए। तो जब ये आपको सिग्नल मिलने शुरू हो तभी निकलने में फ़ायदा है। अगर आपने ये सिग्नल लेट आइडेंटिफाई किए तो तब तक आपका ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा। तो रिजल्ट्स के अलावा आप उसमें डिलीवरी और वॉल्यूम पे भी ध्यान रखिए स्टॉक की। अगर डिलीवरी कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है और इस तरह के आपको सिग्नल मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसा हो रहा है, तो ये भी सेल सिग्नल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर एक अलग से वीडियो शेयर करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके निवेशक कम बाय करना शुरू कर दें तो आपका जो सेंटीमेंट है इसका मतलब बियरिश हो रहा है। काफ़ी लोगों को नहीं लगता कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। हाँ, जिस स्टॉक में उनको लगता है कि ये ऊपर जाएगा वहाँ पे जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेकिन जिस स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाए, कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसा देखा है कि एकदम उनकी वॉल्यूम 30-40% कम हो गई, हो सकता है वो उसके प्राइस में उसी टाइम रिफ्लेक्ट ना हो, पर ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो प्राइस हमेशा गिरे ही हैं, लगभग 80 से 90% केसेस में। तो
तो जहाँ पे वॉल्यूम कम होनी शुरू हो जाए वहाँ पे आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ले आइए उस स्टॉक को, और देखिए कि ये टेम्परेरी फिनोमेना है या इसमें ये रेगुलर ट्रेंड बन गया है, वॉल्यूम कम होना और डिलीवरी परसेंटेज कम होना। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप उस स्टॉक से निकल सकते हैं बाहर, और क्योंकि ये सेल सिग्नल हैं। तो ये मैंने एक 2-3 इंपॉर्टेंट सेल सिग्नल आपको बताएं। इसके अलावा और भी काफ़ी सेल सिग्नल्स होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करते रहें तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे FII बाइंग या सेलिंग होती है, अगर FII मान लीजिए उस स्टॉक से निकलना शुरू कर दें तो उसमें सोचने का कोई वो ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, आप उसी समय उस स्टॉक से निकल जाइए अगर FII उसमें सेलिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि वो स्टॉक उस प्राइस को नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो जो पॉइंट्स मैंने FII बाइंग वाले अपने वीडियो में शेयर किए थे, लगभग वही पॉइंट्स FII सेलिंग के लिए भी एप्लीकेबल हैं कि वही पैरामीटर्स अगर रिवर्स हो जाएं तो उस केस में इसका मतलब FII सेलिंग हो रही है और आप उस स्टॉक से निकल जाइए। अब अगला 6 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो स्टॉक के ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट में, मतलब कंपनी किस तरह की न्यूज़ आ रही है मार्केट में, या उस सेक्टर के प्रति क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट में। तो काफ़ी केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि हो सकता है स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मर हो, लेकिन अगर सेक्टर के ऊपर बियरिश सेंटिमेंट्स हैं तो वो स्टॉक किसी भी हालत में, मेरे को ऐसा लगता है, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो न्यूज़ जो है वो आपको जो ट्रैक करनी पड़ेंगी वो स्टॉक की और सेक्टर की, दोनों की ट्रैक करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ स्टॉक की। तो मान लीजिए जैसे IT सेक्टर है, अगर मान लीजिए IT सेक्टर में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स जो बहुत अच्छे कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पर यहाँ पे भी वही लॉजिक आता है कि वो सेक्टर का जो ट्रेंड है उसको डिफाई नहीं कर सकते। डिफाई मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर तो ओवरऑल अगर सेक्टर का बियरिश सेंटीमेंट है तो आप ये मान के चलिए कि वो स्टॉक भी नीचे जाएंगे। जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक को सेग्रीगेट नहीं करते। उनका ये मानना है कि अगर सेक्टर जो है परफॉर्म नहीं करेगा तो आज नहीं तो कल इस स्टॉक के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उस स्टॉक को भी बिना मतलब की पनिशमेंट मिलती है जो वैसे अच्छा कर रहा होता है, पर क्योंकि सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा तो इस चक्कर में उसकी भी पिटाई हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तब भी आप उस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल उस स्टॉक की भी पिटाई होगी मार्केट के अंदर। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। रिवर्स किस तरीके से ट्रू होता है कि अगर मान लीजिए एक स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस चक्कर में वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, चाहे कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। तो एक ओवरऑल जो सेक्टर है उसका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप अपने नुकसान को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर सेक्टर के बारे में ज़रूर अपनी जानकारी रखिए कि उस सेक्टर के सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने टेलीकॉम स्टॉक का आपको एग्जांपल दिया, तो टेलीकॉम ओवरऑल अगर अच्छा नहीं कर रहा तो जो मार्केट लीडर है चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो जो सेक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से जो उसका अपसाइड है वो लिमिट हो रही है, मतलब वो उतना ऊपर नहीं जा पा रहा है जितना उसको जाना चाहिए। तो सेक्टर जो है वो स्टॉक की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। इस पॉइंट का यही सार है। अब यहाँ पे जो 7वें नंबर का पॉइंट आता है, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। वो पॉइंट ये है कि आप कभी भी जो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उसको एवरेज आउट मत करिए, जो भी स्टॉक गिर रहा है उसको एवरेज आउट मत करिए। ये बहुत बड़ी गलती निवेशक करते हैं कि जब स्टॉक उन्होंने लिया 100 रुपये पे, 90 रुपये पे आया, फिर उसको एवरेज आउट कर लिया 80 पे आया और एवरेज आउट कर लिया। फाइनेंशियल प्लानर्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी कई बार यही सलाह देते हैं, पर ये बहुत गलत सलाह है। ये मैंने अपने एक और वीडियो में भी पहले बताया था कि आप ऐसा मत करिए। सिर्फ आप जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको एवरेज आउट करिए, नीचे गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज आउट मत करिए, क्योंकि उसमें आपका नुकसान जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको ये नहीं मालूम कि उस स्टॉक का बॉटम कहाँ है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, पर यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि अगर आप अपने लॉस को नियंत्रण में करना चाहते हैं, अपने नुकसान को नियंत्रण में करना चाहते हैं, तो जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए उसी समय आप उसको बेच दीजिए और उसको एवरेज आउट करने की कोशिश मत करिए, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक है। कई बार आपको एनालिस्ट्स बोलेंगे कि फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए, अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नहीं, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया उसी समय उसको बेच दीजिए।
उसके बाद बेशक से आप उसको अपने रडार पे रखिए, जब सही समय आए तब बेशक से दोबारा खरीद लीजिए अगर बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन गिरते हुए स्टॉक को एवरेज आउट मत करिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो 7 तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो आपको पसंद आए होंगे। हो सकता है मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, पर जो मैंने उनकी समरी है या जो उनका सार है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसकी सहायता से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको एनालिसिस करने का तरीका बताया आप वो भी डिटेल में मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में उसको डिटेल में कवर कर सकूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने मित्रों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के संबंध में आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, फीडबैक है, कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे आप सभी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्लेमर को ध्यान से सुनिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। जो भी व्यूज़ या जो भी बातें मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखी वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। किसी तरह की वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस या निवेश की सलाह नहीं है। अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर आप कोई भी निवेश का डिसीजन लें। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी तरह का, तो उस डिसीजन का जो भी प्रभाव है, वित्तीय या गैर वित्तीय जो भी प्रभाव है, उसके लिए मैं या कोई और व्यक्ति किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।